डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम पढ़ चुके हैं कि दो चार्जेज के बीच में कोलॉम्ब फोर्स लगता है। लेकिन अगर एक ही जगह पर दो से ज़्यादा 3, 4, 5 या नंबर ऑफ चार्जेज अगर प्रेजेंट हैं तो किसी भी एक चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, ये आज हम सीखेंगे। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, और जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, क्या कहता है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्जेस, कि किसी भी एक चार्ज पर बहुत सारे और चार्जर की जो फोर्स होता है इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज। किसी भी एक चार्ज पर जो टोटल फोर्स होता है दूसरे चार्जेस की वजह से, वो उन सब चार्ज का वेक्टर सम होता है ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन वन एट ए टाइम। किसी एक चार्ज को एक बार लीजिए तो उस चार्ज के ऊपर जितना भी टोटल फोर्स होता है वो सब अदर चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम होता है। एक इम्पोर्टेंट बात इसमें दूसरी है कि द इंडिविजुअल फोर्सेज आर अनअफेक्टेड ड्यू टू परसेंट्स ऑफ अदर चार्जेस। किसी भी एक चार्ज का दूसरे चार्ज के लिए फोर्स इफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक चार्ज है Q1 और इसके नेबर में किसी R1 डिस्टेंस के ऊपर एक चार्ज है Q2, तो इस Q1 के ऊपर जो फोर्स लगता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर K Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, मैं एक और दूसरा चार्ज इसके पास ले आता हूँ जिसका नाम है Q3। इसकी वजह से भी इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, क्या, F डैश बोल देता हूँ मैं, Q1 Q3 बाई R² बोल देते हैं इसको, R डैश बोल देते हैं। ठीक है, तो पहले इस चार्ज की वजह से इतना फोर्स लग रहा था, इसकी वजह से अब इस पर इतना लग रहा है, तो क्या इसकी वजह से इससे लगने वाला फोर्स चेंज हुआ? कभी नहीं होता है। ये आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है। ठीक है, कि किसी दूसरे चार्ज की वजह से किसी भी चार्ज का फोर्स आपस में इफेक्ट नहीं होता है। तो अब इसमें हम पढ़ते हैं कि अगर बहुत सारे चार्ज एक जगह प्रेजेंट है तो उसकी वजह से एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है। एक डायग्राम हमने बनाया, इसमें देखिए, ये हमारा ओरिजिन है O, ये XYZ हमारा प्लेन है। ओरिजिन O से R0 पोजिशंस पर एक Q0 चार्ज हमने रख रखा है, Q0 चार्ज। ठीक है, अब इसके नेबर में आसपास अन चार्जेज प्रेजेंट हैं, जैसे R1 डिस्टेंस पर Q1, R2 डिस्टेंस पर Q2, R3 डिस्टेंस पर Q3। तो वन चार्ज की वजह से Q0 के ऊपर कितना चार्ज फोर्स लग रहा है? F0 1 से नोट चार्ज की तरफ, 2 से नोट चार्ज की तरफ फोर्स F0 और 3 की वजह से F0 तो नाउ टोटल फोर्स F0 एक्टिंग ऑन ए टेस्ट चार्ज, कि Q0 क्या है? हमारा टेस्ट चार्ज है। बहुत सारे चार्ज एक जगह रखे हुए थे, उनके बीच में हमने Q0 चार्ज रख दिया R0, तो अब इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स है? नाउ टोटल फोर्स F0 एक्टिंग ऑन ए टेस्ट चार्ज Q0 एट पोजिशन R0 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस से Q1 Q2 Q1 एट पोजिशंस R1 R2 Rn रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हेयर F01 क्या है? फोर्स ऑन चार्जेस Q0 ड्यू टू Q1। तो इसको निकाल लेते हैं कोलॉम्ब लॉ से। तो F01 हमारा कितना हो जाएगा? F01 हमारा हो जाएगा K Q0 बाई इनके बीच की डिस्टेंस R10 और डायरेक्शन क्या है? 1 से नोट की तरफ। ठीक है, डायरेक्शन भी लिख लेते हैं, R10 का कैप। ठीक है, इसी प्रकार 2 की वजह से नोट के ऊपर कितना चार्ज है? F02 क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज
Q2. This is equal to K Q naught Q1 by Q2 by R 2 नोट स्क्वायर R 2 नोट का कैप. कैप क्या है? यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन 2 से नोट की तरफ. सो ऑन. इसी प्रकार हम सब चार्जेस की वजह से क्यू नोट के ऊपर निकाल सकते हैं. तो अब क्या बताया इसने? टोटल फोर्स कितना होता है? एफ नोट कितना होगा? सब चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लगता है उनका वेक्टर सम. नाउ हम लिख सकते हैं कि जो एफ नोट होगा टोटल चार्ज ऑन क्यू नोट, दिस इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू चार्ज 1 प्लस फोर्स ड्यू टू चार्ज 2 प्लस फोर्स ड्यू टू चार्ज 3 एंड सो ऑन, और आखिर में फोर्स ड्यू टू चार्ज अंत चार्ज. ठीक है, ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं. एफ नोट 1 क्या है? के. देखिए के क्यू नोट यहाँ भी है, के क्यू नोट यहाँ भी है, सब में के क्यू नोट आएगा. तो मैं इसको ले लेता हूँ के क्यू नोट को कॉमन. तो अंदर क्या बचेगा? इसकी जगह बचेगा Q1 बाई R1 नोट, Q1 बाई R1 नोट का स्क्वायर और R1 नोट का कैप प्लस Q2 बाई R2 नोट का स्क्वायर R2 नोट का कैप प्लस इसी तरह चलता रहेगा. और ये क्या आएगा? Qn बाई Rn नोट स्क्वायर Rn नोट का कैप. देखिए क्या हम इस सबको समेशन में लिख सकते हैं? हाँ, समेशन में लिख लेंगे. मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ से, आगे हमारा काम रह गया. तो इसको क्या लिखेंगे हम? यहाँ से आगे लिख लेते हैं. यहाँ से इसको समेशन में लिख लेते हैं और के की वैल्यू भी लिख देते हैं. एफ नोट क्या हो जाएगा? क्यू नोट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और इसको समेशन में लिख देते हैं. देखिए 1 2 3 4 5 6 अंत तक जाएगा, नीचे भी R1 नोट R2 नोट 3 नोट 4 नोट N नोट तक जाएगा. तो इसको मैं लिख देता हूँ I इज इक्वल टू 1 टू I इज इक्वल टू N. ये क्या आएगा? क्यू आई बाई आर आई नोट का स्क्वायर आर आई नोट का कैप. ठीक है, ये आ गया हमारा समेशन. अब हम कितने भी चार्ज की वजह से, 2 चार्ज हैं, 3 चार्ज हैं, 4 चार्ज हैं, 5 चार्ज हैं, सब की वजह से निकाल सकते हैं. अगर हम आर आई नोट, वेयर आर आई नोट क्या होता है हमें सबको पता है. आर आई नोट इज आर आई नोट का वेक्टर अपॉन आर आई नोट का मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो अगर ये इसकी जगह रख देंगे तो क्या हो जाएगा? एफ नोट टोटल फोर्स ऑन क्यू नोट इज इक्वल टू क्यू नोट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये क्या हो जाएगा? समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू आई इज इक्वल टू एन क्यू आई बाई आर आई नोट का 3 हो जाएगा, क्योंकि नीचे एक मैग्नीट्यूड और आ जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. और ये क्या आ जाएगा? आर आई नोट का वेक्टर. ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी इक्वेशन आ गई? फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस. ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. तो आगे हम एक दो इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे. ठीक है, चलो करके देख लेते हैं न्यूमेरिकल इसी के ऊपर. लेकिन इससे पहले क्या पढ़ लेते हैं हम? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. continuous charge distribution.
देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ लिया है कि चार्ज डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, चार्ज चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, लेकिन हमेशा ये बात लागू नहीं होती है। जैसे अगर हमारे पास ये वायर है, मैं एक वायर ले लेता हूँ और इस वायर की लंबाई है, मान लेते हैं हमारी आधा मीटर है, या फिर जो भी है 1 मीटर का वायर है, या आधा मीटर का वायर है, या 1.25 मीटर का वायर है। अब बताइए इस टोटल वायर के ऊपर कितना चार्ज है। ठीक है, हमने माना है पॉइंट चार्ज, अब तक हमने पॉइंट चार्ज पढ़ा है। तो इसके ऊपर पूरे वायर पर यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे पॉइंट हैं, ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, ये भी छोटा सा पॉइंट है। तो इसके ऊपर टोटल चार्ज निकालना बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए। ठीक है, इसी प्रकार हम अगर एक सीट लेकर चले, कहें कि ये सीट है, ठीक है, पूरी चार्ज सीट है, इस पूरी सीट के ऊपर टोटल कितना चार्ज है ये निकालिए। तो इसके ऊपर तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स बन रहे हैं, अगर डिस्क्रीट चार्ज लेकर चलें तो हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए कि चार्ज को हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में ही कंसिडर करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए हमने 3 नई चीज़ें निकाली। क्या, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे वायर है तो उसके लिए मैंने एक नाम दिया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाली हमने। कैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि ये वायर है, इसके ऊपर टोटल चार्ज यहाँ से यहाँ तक निकालना है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस चार्ज को इनफाइनाइटली छोटे छोटे स्मॉल्स एलिमेंट में तोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये एक चार्ज, ये एक वायर है हमारे पास। ठीक है, इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इस टोटल चार्ज ऑन दिस वायर क्या है, क्यू। तो हम एक छोटी सी लेंथ ले लेते हैं इस पर, डेल्टा एल, डेल्टा एल। ठीक है, और मानकर चलते हैं कि इस पूरी लेंथ पर क्यू चार्ज है, तो इस छोटी सी लेंथ पर कितना चार्ज है, डेल क्यू चार्ज। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में ये डेल्टा एल लेंथ, ये पूरा एल लेंथ का एक वायर है हमारे पास, इसके कंपैरिजन में डेल्टा एल बहुत ही छोटी लेंथ है, स्मॉल एलिमेंट लेंथ है, लेकिन ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये छोटा जरूर है, मैक्रोस्कोपिक, एक होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल, एक होता है माइक्रोस्कोपिक, जिसमें दिखाई नहीं देता, बहुत छोटा। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल के हिसाब से तो बहुत छोटी लेंथ है डेल्टा एल, लेकिन डेल्टा एल लेंथ इज इनफ बिग टू कंसिडर वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम मानकर क्या चलते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो यहाँ का चार्ज होगा वही सब जगह हम कंसिडर करके चलेंगे, हर पॉइंट लेंथ पर इतना ही चार्ज है। तो इसको हम डिनोट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से। तो लेमडा हमारी क्या हो जाएगी, चार्ज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल है हमारा स्मॉल लेंथ एलिमेंट, और डेल्टा क्यू क्या है हमारा यहाँ पर, ये है स्मॉल चार्ज कंटेन्ड बाय लेंथ एलिमेंट डेल्टा। तो ये डेल्टा क्यू चार्ज है। अब हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल ली, तो टोटल चार्ज क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाता है, इस लेंथ में लेमडा गुणा में डेल्टा एल, ये भी हो जाता है। इसकी डेंसिटी क्या होगी, चार्ज की यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ दिस, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, डेल्टा क्यू कोलाम, और लेंथ की क्या होती है मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कोलाम मीटर। इसी प्रकार हम क्या मान सकते हैं, बी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी
इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब इतने बड़े सरफेस चार्ज के ऊपर टोटल चार्ज निकालना बहुत मुश्किल है। हम इसका एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं। अगर ये हमारे पास एक शीट है और इसका हमें टोटल चार्ज निकालना है, बहुत ही मुश्किल है निकालना, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स बनते हैं। हम कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, ये कर लेते हैं इसके ऊपर, जिसका नाम लिख लेते हैं डेल्टा एस, स्मॉल सरफेस एलिमेंट। ये डेल्टा एस क्या है हमारा, स्मॉल सरफेस एलिमेंट, ठीक है। और इसके अंदर कितना चार्ज है, डेल्टा क्यू, तो सिग्मा क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस। और इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी कोलॉम, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। और तो टोटल चार्ज कितना निकल जाएगा, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस, ठीक है। अगर हमें किसी भी सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है, अगर उसका एरिया दिया हुआ है, तो हम उस सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए काम आता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीसरा क्या है हमारा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सी क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हम इसको रो से डिनोट करते हैं। आपने क्यूबिकल बॉक्स देखा होगा, जो प्लेइंग गेम होता है, एक तरफ ही सारे रंग करने होते हैं, वो छोटे छोटे क्यूब से बना हुआ है। अगर उस पूरे क्यूब के ऊपर उसकी कोई वॉल्यूम है और उसका अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे। अगर ये हमारे पास एक बड़ा क्यूबिकल बॉक्स है और इसके ऊपर हमें क्या निकालना है, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज निकालना है तो क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एक छोटा सा बॉक्स लेंगे, वेरी स्मॉल, ठीक है। इसकी वॉल्यूम कितनी है, छोटा है बिल्कुल, ये बिल्कुल छोटा सा लिया है हमने एक एलिमेंट। इसकी वॉल्यूम है डेल्टा वी और इसके अंदर चार्ज कितना है, डेल्टा क्यू। तो रो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसके एसआई यूनिट हो जाएगी कोलॉम मीटर क्यूब, ठीक है। ये गलती हो गई हमारा, कोलॉम पर मीटर, और ये क्या आएगा, कोलॉम पर मीटर स्क्वायर, और ये कोलॉम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो एसआई यूनिट कोलॉम पर मीटर किसकी, लीनियर चार्ज डेंसिटी की, सरफेस चार्ज डेंसिटी का कोलॉम पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, अगर आपको किसी भी वॉल्यूम, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप की वॉल्यूम पता है और उसमें चार्ज ढूंढना है कितना है टोटल, तो आपको उसकी सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का पता होना चाहिए, तो आप उसका टोटल चार्ज निकाल सकते हो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू रो डेल वी, ठीक है। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो इस प्रकार से हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डेंसिटी आगे ये हमारे काम में आने वाली है जब हम गॉस लॉ पढ़ेंगे। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ट्रायंगल के हर वर्टेक्स पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, Q1 भी Q के बराबर, Q2 भी Q के बराबर, Q3 भी Q के बराबर, और इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। सबका साइन सेम है, अगर इन सब का नेगेटिव है तो इसका भी नेगेटिव, इन सब का पॉजिटिव है तो इसका भी पॉजिटिव। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये बताइए कि इस Q चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कितना है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट टोटल चार्ज ऑन चार्ज Q एट सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड के ऊपर Q चार्ज रखा हुआ है, उसका टोटल फोर्स हमें निकालना है। तो देखिए दोनों सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं, ठीक है। Q और Q दोनों सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज है, क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये जो ये चार्ज है, पहले ए का देख लेते हैं,
ए पर भी यहाँ भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ भी पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, इसकी तरफ रिपल्सिव फोर्स होगा। और इसको सीधा मिला भी लेते हैं, परपेंडिकुलर डाल लेते हैं यहाँ पर ए डी, ठीक है, और ये लेंथ है पूरी एल। Q1 क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा F1 नीचे की तरफ, ठीक है। दूसरा Q2 भी पॉजिटिव और वो भी पॉजिटिव, तो ये भी क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। आपको याद रखना है बाहर की तरफ, इसका नाम रख लेते हैं हम F2। और ये भी क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस तरफ, इसका नाम रख लेते हैं F3, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं हम O, ठीक है। O एक सेंट्रोइड है और सेंट्रोइड के ऊपर चार्ज क्या रखा हुआ है, कैपिटल Q। तो बताइए इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि Q के ऊपर A पर रखा हुआ Q1 चार्ज कितना फोर्स लगा रखा है। तो उस कोलॉम ला का हमें पता है, इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। हमें क्या पता होना चाहिए, AO कितना दूर है, AO कितना दूर है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक ज्योमेट्रिकल है कि जो सेंट्रोइड होता है, आंसर सॉल्यूशन कि सेंट्रोइड AO is the distance from vertex to centroid। एक ट्रायंगल के वर्टेक्स से सेंट्रोइड की डिस्टेंस है ये। तो ये क्या होती है, सेंट्रोइड, ये बनती है हमारी AO इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AD। जो पूरी डिस्टेंस होती है AD, जो परपेंडिकुलर डालते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो इसकी जो AD की फुल डिस्टेंस होती है, इसका 2/3 तो होता है सेंट्रोइड से वर्टेक्स से, और आगे 1/3 होता है। तो हमें मतलब AD का अगर पता होगा तो AO आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो AD निकालने के लिए क्या बन रही है हमारे पास, एक पाइथागोरस लगा लेंगे ADB के अंदर। नाउ इन ट्रायंगल ADB, ठीक है, ADB, ये पूरा एंगल देखिए कितना है, पूरा एंगल 60 है, ठीक है। इस डिस्टेंस का हमें पता है ये क्या है, साइन 60, फार्मूला लगा लेंगे साइन 60 इज इक्वल टू AD/AB। तो AD किसके बराबर हो जाएगा, AB साइन 60। तो AB कितना है, L, साइन 60 क्या होता है, √3/2। कितना होता है, साइन 60 √3/2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, L √3/2 AD आ गई L √3। तो AO यहाँ रख दीजिए 2/3 L √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया L √3/3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 गुणा में √3, √3 से √3 कैंसिल, ये कितना बच गया L/√3। एक चीज और देखिए ध्यान से, B से भी ये सेंट्रोइड है, अगर वहां पर पेंडिकुलर डालें तो CO से भी ये सेंट्रोइड है, अगर यहाँ पर पेंडिकुलर डालें तो यहाँ से हमारा सिंस ऑल आर सेंट्रोइड, डिस्टेंस AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO एंड दिस इज इक्वल टू L/√3। तो अब हम फोर्स निकाल सकते हैं। Q के ऊपर Q1 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, F1। फार्मूला क्या होता है, K Q1 कितना है, Q। दूसरा चार्ज कितना है, कैपिटल Q, y, इनके बीच की डिस्टेंस AO का स्क्वायर, AO क्या है, L/√3। तो L/√3 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू K Q/L स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार F2 क्या होगा, F2 हो जाएगा K, डिस्टेंस BO L/√3 है, और चार्ज क्या क्या है, सब चार्ज एक जैसे हैं,
क्यू बाई, तो फोर्स भी क्या आएगा सबका सेम, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू F3, क्योंकि इसको निकालेंगे तो भी के क्यू कैपिटल क्यू बाई सी ओ की डिस्टेंस ये। तो मैं क्या पता चला, सिंस F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3, तीनों इक्वल है तो हम इसको नाम रख सकते हैं F ओनली F, ठीक है। तो अब देखिए, या मैंने लिखा नहीं है कि जो F1 है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, किसकी तरफ, ए ओ के अलोंग, टू चार्ज की बी ओ के अलोंग, और इसकी जैसे सी ओ के अलोंग। तो यहाँ देखिए इसके ऊपर टोटल चार्ज किस किस तरफ लग रहे हैं, देखो एक नीचे की तरफ, एक उस तरफ, एक इस तरफ। अब टोटल नहीं निकला है कितना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, F2 और F3 के ऊपर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लगाएंगे और इसका नाम दे देंगे F23। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर क्या कहता है कि ये अगर पैरेललोग्राम है हमारा, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ लगेगा आर वेक्टर। और ये आर वेक्टर का फार्मूला क्या था, आर वेक्टर इसका रिजल्टेंट इसका था रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और थीटा क्या होता है, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है उनके बीच का एंगल। तो यही फार्मूला लगाकर हम ये F23 की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर देखो एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और एक फोर्स नीचे की तरफ, तो चलिए निकालते हैं F23। क्या है F23, रिजल्टेंट ऑफ 2 and 3 एट O ऑन चार्ज Q। तो ये क्या होगा, F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F2 F3 cos 120, क्या होगा cos 120। तो देखिए F2 किसके बराबर है, F के बराबर F का स्क्वायर प्लस F3 भी किसके बराबर है, F के बराबर, F2 और F3 बराबर है तो F स्क्वायर cos 120 होता है -1/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, माइनस का F स्क्वायर। तो ये कितना बचेगा, F स्क्वायर का रूट, और रूट से स्क्वायर कैंसिल तो F23 भी किसके बराबर आया, F23 भी किसके बराबर आया, F के बराबर आया। तो इसका मतलब देखो ये F1 लग रहा है नीचे की तरफ, कितना है F के बराबर, और F23 किधर लग रहा है ऊपर की तरफ, वो भी किसके बराबर है, F के बराबर। सिंस F23 इक्वल टू F1, लेकिन अगर वेक्टर की बात की जाए तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेगेटिव साइन शोज दैट these two vectors force have equal magnitude but opposite direction, so force on Q is 0। तो टोटल फोर्स Q के ऊपर कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, ठीक है। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फिर से हमारे पास, ए के ऊपर चार्ज प्लस का क्यू है, बी के ऊपर प्लस का क्यू है, लेकिन सी के ऊपर माइनस क्यू का है। और निकालना क्या है अब की बार, कि फाइंड आउट टोटल चार्ज और नीच चार्ज, की ए के ऊपर टोटल कितना चार्ज है इन दोनों की वजह से, बी के ऊपर कितना टोटल चार्ज है ए और सी की वजह से, और सी के ऊपर कितना टोटल चार्ज है ए और बी की वजह से। सारे फोर्स कंसिडर कर ले। देखिए ए के ऊपर जो चार्ज है क्यू, उस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है, इसका चार्ज पॉजिटिव और ये भी चार्ज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो रिपल्सन करते हैं, तो 1 के ऊपर 2 किस तरफ फोर्स लगाएगा, इस तरफ, 1 के ऊपर 2 का फोर्स, ठीक है। इसी प्रकार सी क्या है, नेगेटिव,
और ये 1 2 के ऊपर भी कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव। F2 के ऊपर 1 का फोर्स। इसी प्रकार ये C नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, यहाँ पॉजिटिव, तो इन दोनों का अट्रैक्शन होगा। तो C वाला चार्ज 3 1 के ऊपर किस तरफ फोर्स लगाएगा, उस तरफ। F1 3, तो ये उसको भी अपनी तरफ खींचेगा, F3 1, और ये इसको इस तरफ खींचेगा, क्योंकि जब भी अपोजिट साइन होते हैं अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इसका नाम है 2 के ऊपर 3 की वजह से फोर्स, और यहाँ क्या करेंगे 3 के ऊपर 2 की वजह से फोर्स। देखिए यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो एक इस तरफ डायरेक्शन में और एक उस तरफ है। तो 1 के ऊपर टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1, ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज Q1, ठीक है। निकालिए, एक चार्ज लग रहा है, इसकी फोर्स लग रहा है F12 इस तरफ और एक लग रहा है F13 उस तरफ। तो इस पर लगा लीजिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो ये है डायगोनल, इधर लग रहा है हमारे पास फोर्स F1। ये एंगल अंदर इक्विलेटर है, तो ये एंगल है 60 डिग्री। तो इसके और इस लाइन के बीच में कितना एंगल है, 120। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120। पहले तो F12 की वैल्यू निकालते हैं, कितनी होगी F12 कितना है, कि सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहे हैं हम, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। Q1 Q2 का प्रोडक्ट Q गुणा Q क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर, और नीचे क्या है डिस्टेंस दोनों के बीच में, L का स्क्वायर। एंड F13 क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। Q1 दूसरा चार्ज क्या है, Q3, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार अगर किसी भी चार्ज का हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ओनली बिटवीन 2 चार्जेज, दूसरे एक दूसरे के ऊपर, तो क्या होगा, वो हमारा सेम रहेगा। तो F12 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू F13 इज इक्वल टू 131 इज इक्वल टू 23 इज इक्वल टू F32, और सब का सब K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर के ही बराबर है, और इसका मैंने नाम दे दिया F, ठीक है। सब एक जैसा आएगा, ठीक है, आप निकाल कर देख सकते हो। तो इसका मैग्नीट्यूड इस तरफ हो जाएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से, इसका नाम दे देंगे हम F2, और इसका इस तरफ होगा F3, ठीक है। तो हमारा पहला काम है फोर्स ऑन चार्ज Q1, तो ये है फोर्स F1। तो F1 किसके बराबर हो जाएगा, F1 देखिए F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2F, देखिए ये सारे बराबर हैं, चाहे कोई भी ले हम। cos 120 और इसका रूट, तो सारे बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और माइनस का 1/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, ये 2F स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा F स्क्वायर का रूट F1, और ये हो जाएगा F के बराबर है। इसी प्रकार F21 और F13, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव था, इसके साथ एक पॉजिटिव, ये भी चार्ज पॉजिटिव, इसके साथ एक पॉजिटिव, एक सेम मैग्नीट्यूड, तो F1 और F2 दोनों ही बराबर आने वाले हैं। इसको आप खुद करके देखना। एंगल ये भी कितना है, 120 है दोनों के बीच में, ठीक है। अब ऊपर वाले की बात आती है, F3 कितना है, F3 फोर्स ऑन चार्ज Q3, तो निकालिए F3 क्या हो जाएगा हमारा
एंगल कितना है, ये है F3 और ये है, तो एंगल कितना होता है यहाँ पर 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री। तो ये कैसा कितना हो जाएगा हमारा F32 का स्क्वायर F के बराबर होता है, ये भी F के ही बराबर होता है, प्लस 2F स्क्वायर और वो हो जाएगा cos 60। ये कितना होता है 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और cos 60 होता है 1/2 ओनली, तो 2 से 2 कैंसिल, तो F3 क्या हो जाएगा हमारा 2 से 2 कैंसिल, तो 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना हो गया 3F स्क्वायर का रूट। तो F3 हमारा कितना आया √3F के बराबर। देखिए सब फोर्स हमने निकाल लिए। कैसा, चार्ज ए है, ए के ऊपर जो चार्ज है Q1 उस पर फोर्स कितना है F के ही बराबर है, 2 के ऊपर भी F2 उसी के बराबर है, F के ही बराबर, लेकिन F3 चार्ज 3 के ऊपर कितना है √3 है। अगर इन तीनों चार्ज का हम सम निकालें तो वो 0 आता है। ठीक है, तीनों चार्ज का अगर सम निकालें तो वो कितना आता है 0 आता है। इसको समझने का एक तरीका है, आपकी बुक में वो करके दिया होगा लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। अब तक हमने 3 चीजें निकाल दी, अभी करके दिखा देता हूं मैं। क्या निकाली हमने कि F1 और F2 F के बराबर हैं और F3 √3 के बराबर है। देखिए उसको यहाँ ले जाइए, वो नीचे की तरफ लग रहा है और ये किसके पैरेलल है, ये इस लाइन के पैरेलल है। तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर, ये मेरा C पॉइंट। ठीक है, C पर नीचे की तरफ फोर्स कौन लग रहा है F3 और वो किसके बराबर है √3 F के बराबर। ठीक है, अब इसके F1 किसके पैरेलल है बताइए, F1 किसके पैरेलल है, F1 पैरेलल है F23 के। तो अगर ये लाइन मैं ऊपर की तरफ खींचूं तो इसका क्या होगा, ये होगा मेरा F1, क्या होगा ये मेरा F1। ठीक है, जो किसके बराबर F के बराबर, और ये F2 मेरा किसके पैरेलल है F13 के, तो ये मेरा क्या है F2 किसके बराबर F के बराबर। देखिए यहाँ देखिए, अगर इस लाइन को मैं ऊपर मिलाऊं ऐसे निकाल दूं बाहर की तरफ और इसको ऐसे निकाल दूं, तो ये एंगल कितना है 60, तो ये भी कितना होगा 60। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो अभी निकाला है हमने ये। तो अगर किसी भी दो इक्वल, देखो इसका इक्वल फोर्सेज लग रहे हैं, उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, F1 F के बराबर, F2 भी F के बराबर, और इनके बीच में कितना एंगल है 60 डिग्री। तभी तो निकाला है F31 और F32 दोनों इक्वल थे F के बराबर, इनका फोर्स F3 √3 F के बराबर आया। तो ऐसे ही अगर हम इन दोनों का इधर एक डायरेक्शन में एक फोर्स निकाल लें जिसका नाम रख लेते हैं F0, तो F0 क्या आएगा हमारा, F0 आएगा F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60। अभी तो निकाला है F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60 किसके बराबर आता है √3F के ही बराबर है। फिर से देखिए F0 ऊपर की तरफ लग रहा है, F0 कहाँ लग रहा है ऊपर की तरफ, और F3 कहाँ लग रहा है नीचे की तरफ। तो क्या हो गया, दोनों इक्वल हैं √3F और ये भी √3F के बराबर, दोनों इक्वल और अपोजिट हैं। तो टोटल फोर्स ऑफ ऑन ईच चार्ज, टोटल सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन ईच चार्ज इज 0 सिंस F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। तो क्या है, अगर अलग अलग चार्ज पर जो टोटल फोर्स लग रहा है उन सब का अगर जोड़ कर लें तो वो कितना आता है 0 आता है हमारा। ठीक है, आज इतना ही करते हैं।